अजीज तलबा, आज का टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग का वर्ड है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड टू टीच, एंड टू टीच मीन टू इंस्ट्रक्ट। अब इंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्ट को जब हम देखते हैं, इंस्ट्रक्ट इज एक्चुअली वे ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। इंस्ट्रक्ट मीन्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। सो टीचिंग के जरिए से भी हम लर्नर के या तालिब इल्म के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं या बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल मेक समथिंग नो टू अनदर इंडिविजुअल। मैंने पहले जैसे कहा कि ये वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है। सो ऐसा प्रोसेस के जिसमें एक इंडिविजुअल जो है दैट मेक समथिंग नो टू अनदर इंडिविजुअल। यही चीज जो है जॉन एटम ने कहा था कि ये बाइपोलर सूरत में होती है, जो आजकल हम इसको नैरो मीनिंग की सूरत में लेते हैं कि ये बाइपोलर टीचर है और स्टूडेंट है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दैट इज फ्रॉम वन इंडिविजुअल which is actually making something no to another individual which is the student. बट आजकल ब्रॉड मीनिंग को जब इसको देखा जाता है तो नो टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस में टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम और सोसाइटी है। अब टीचर और तालिब इल्म जो कुछ भी सीखते हैं या एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है। जो सोसाइटी चाहेगी वही कुछ आगे जो है वो सिखाया भी जाएगा और बयान भी किया जाएगा। टीचर जो है उसी चीज को सामने रखेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। जब हम एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में ये तीसरा ये चौथा बड़ा अहम एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट, जैसे अगर हम 6 एलिमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो मुतल्लम है, स्टूडेंट है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ दिस सिस्टम। आपकी वजह से मैं सिस्टम के आगे बैठा हुआ हूँ, आपकी वजह से मैं बाउंड हूं कि मैं घर के अंदर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपकी वजह से ही ये सारा निजाम तरतीब दिया गया है। सो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट। जब आपकी क्लास है 9:30 बजे, आपने ज्वाइन किया, देन आई हैव टू ज्वाइन द क्लास। मुझे भी इस क्लास में आना पड़ा है। सो पहला तालिब इल्म, तालिब इल्म के बाद दूसरा क्या आ गया? टीचर आ गया, स्टूडेंट, देन द सेकंड एलिमेंट इज, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज टीचर। अब आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूं, तो हमने यहाँ गपशप तो नहीं करनी। देन देयर शुड बी सम व्हाट टू टीच, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव्स, देयर शुड बी सम कंटेंट। सो वहां पे निसाब आ जाएगा, वहां कुछ कंटेंट आ जाएगा, वहां कुछ मटेरियल आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल का, जिसको डिस्कस करना है, जिसको हम निसाब कहते हैं। सो पहला तालिब इल्म, स्टूडेंट है, दूसरा टीचर, तीसरा निसाब। अब निसाब भी हमारे सामने आ गया, हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग वाला आज का निसाब आ गया। तो अब क्या करेंगे? क्या ऐसे ही आप भी खामोश रहोगे, मैं भी खामोश रहूंगा, स्लाइड जो है वो ऐसे ही चलती रहेंगी? नाउ कम्स द फोर्थ वन इज विच इज टीचिंग। अब तदरीस होगी। सो चौथा आंसर आ गया, चौथा एलिमेंट, चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट तदरीस का आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज टीचिंग। और जब टीचिंग होगी तो कॉन्सिक्वेंटली टीचिंग की वजह से फिर क्या होगा? इस तदरीस की वजह से वकूअ पज़ीर होगी लर्निंग, जिसे हम ताल्लम कहते हैं उर्दू में। लर्निंग होगी, आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे। सो पांचवा लर्निंग है। और फिर छठा क्या होगा? नाउ लर्निंग अबाउट व्हाट टू लर्न, दैट इज व्हाट सोसाइटी वांट्स। छठी जो चीज है वो सोसाइटी आ जाएगी। छठी जो चीज है वो आपके मुआशरे के नाम्स को, ट्रेडिशंस को, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं आपके मुआशरे के अंदर, वो आप नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करनी है या कौन सी है जिनको पहुंचाना है। सो छठी सोसाइटी आ जाती है। सो मैंने 6 इंपॉर्टेंट पार्ट और एलिमेंट एजुकेशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बयान किए। फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट, then the teacher, then curriculum, then the teaching जिसे हम तदरीस कहते हैं, and after teaching then comes learning, and after learning there is a society. So teaching is
an important part of the process of education, जो चौथा important part है। और इसका फंक्शन क्या है? टीचिंग का काम जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करना है, नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाना है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देनी है और स्किल्स डेवलप करनी है। सो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स जो हैं ये कैसे बच्चों तक पहुंचेंगे? दैट इज बिकॉज ऑफ टीचिंग। सो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू or more than two persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स एंड थ्रू टीचिंग दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस टीचर्स। एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस इंटरेक्शन के प्रोसेस के अंदर फिर सीखते भी हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर और टीचर और करिकुलम जो है ये सारे के सारे, जिसको मैंने ट्राइपोलर कहा था, जिसमें स्टूडेंट है, टीचर है और करिकुलम है, इसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। तदरीस क्यों हम करते हैं? हमें अपने तलबा के अंदर ये चीज़ें चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की मॉरल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की सोशल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए। सो ये बच्चों को हमने किस तरह से बदलना है, क्या क्या हमें बच्चों के अंदर चीजें दरकार हैं, उन चीजों को हम ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में देखते हैं और उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को, प्री डिटरमाइंड गोल्स को फिर सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में फिर करते हुए हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर, टीचर, करिकुलम और दूसरे वेरिएबल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से काम करते हैं और जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं इन तमाम चीज़ों को देखूं तो टीचिंग जो है उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ कौन सी? ऐसी एक्टिविटीज़ के जिनके ज़रिए से हम दूसरों को एजुकेट करते हैं, और जब हम एजुकेट करते हैं तो एजुकेट में फिर बच्चों के अंदर जो उनकी सलाहियतें हैं उनकी नशोनुमा की जाती है, उनको उजागर किया जाता है और उनको इजहार करने के काबिल बनाया जाता है। दैट इज व्हाट द टीचिंग इज। टीचिंग को जब देखें थ्रू टीचिंग, टीचर के कौन से मकासद हैं? टीचर भी कुछ मकासद रखता है। टीचर एम्स एट गिविंग सम नॉलेज टू स्टूडेंट्स। आपको इल्म दिया जाता है, अभी आपको इल्म देने की कोशिश हो रही है, आई एम गिविंग सम नॉलेज टू यू। इसी तरह से पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू देम, जहाँ नॉलेज है वहीं पे इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कि इंफॉर्मेशन बेसिक यूनिट है, उसी इंफॉर्मेशन में से कुछ आप चीज़ जो आपको यूजफुल लग रही है उसको आप अपने नॉलेज का पार्ट जो है वो करते जा रहे हो। सो ये इंफॉर्मेशन भी है और नॉलेज भी है। इसी तरह से मेक द स्टूडेंट्स एक्वायर सम स्किल्स, आपको कुछ महारतें भी सिखाई जाएंगी और आगे महारतों के ऊपर बात भी होगी। सो चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, इंस्ट्रक्शन का बुनियादी मकसद ही एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आना है। मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर ये साइकोलॉजी की टर्म्स हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सिंपल इज, एटीट्यूड जो होता है ये इंटरनल स्टेट होती है, बिहेवियर जो है ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होता है। डिफरेंस जो है बाकी इसको डिफाइन भी करते हैं, उसके लिए अभी टाइम इतना नहीं है, कल के सेशन के अंदर हम बिहेवियर को डिफाइन भी करेंगे। So giving some experience of life also to the students. So that is what the aims of teacher is. मेरा यहाँ इनमें से भी कुछ मेरे भी मकासद हैं कि जिनको सामने रखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So teaching को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मॉरिसन ने कहा कि teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one, which is designed to further the education of the latter. गैलिये ने कहा टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर पर्सन। बी डी स्मिथ ने कहा टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड
to induce learning. And Albert Einstein ने कहा the supreme art of teaching is to awaken joy in creative expression and knowledge. अब ये डेफिनेशन हैं, इनको मैंने इसी तरह से ही आपके सामने बयान किया है. इनके अंदर जो थीम है, इनके अंदर जो बात है, वो वही है जो हमने पहले भी की हैं. ये सिंपल चंद जो ऑथर्स हैं उनकी तरफ से जो कि टीचिंग को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कौन सी हैं? हमने टीचिंग को डिफाइन किया और हमने देखा कि टीचिंग के अंदर टीचर के क्या मकासद होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग की क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है. ये लाजमी इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा. इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा तो आपका बच्चों के साथ एक क्लोज वार्म रिलेशनशिप डेवलप होगा और आप बच्चों के साथ बेहतर तौर पर इंटरेक्ट कर सकोगे. अगर आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, अगर आपकी बच्चों के साथ कोई जान पहचान ही नहीं, अगर आपका बच्चों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर टीचिंग नहीं हो पाती. सो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बहुत फॉर्मल है और इनफॉर्मल है. फॉर्मल भी टीचिंग होती है, इनफॉर्मल भी होती है. ये आपने पढ़ा होगा, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है. जैसे आप एक नॉन फॉर्मल अंदाज में सीख रहे हो, बट यहाँ अभी जो मीडियम है ये नॉन फॉर्मल के अंदर सिंक्रोनियस मोड है. ये आगे फिर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल जिसको हम रस्मी कहते हैं, इनफॉर्मल को हम गैर रस्मी कहते हैं और नॉन फॉर्मल को हम नीम रस्मी कहते हैं, कि जिसके अंदर जो है नॉन फॉर्मल के अंदर मीडिया के ज़रिए से तलबा जो है वो सीख रहे होते हैं. टीचर और तलबा जो है ये मीडिया के ज़रिए से इंटरकनेक्टेड होते हैं. फॉर्मल जो बाकायदा तौर पर क्लासरूम के अंदर फेस टू फेस बैठ के जब हम सीखते हैं. तो ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है. टीचिंग इज आर्ट, क्राफ्ट एज वेल एज साइंस. सो टीचिंग इतना आसान भी काम नहीं है. सो टीचिंग इज एन आर्ट. टीचिंग इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. साइंस भी है बिकॉज इट इज ए प्रोसेस, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है. हैपैजर्ड भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं कि चलो जी तुक्का लग जाएगा तो तुक्के से टीचिंग हो जाएगी. नहीं, इट इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. सो साइंस जो होती है वो भी ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होती है. उसी तरह से टीचिंग भी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और सिस्टमैटिक है. क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट है ही, मैंने एक्टिविटीज के हवाले से जिक्र किया. टीचिंग इज नॉट वन साइडेड. ऐसी नहीं होती कि मैं बोलता रहूं और आप जो है वो खामोश तमाशाई बन के आधे ऊँग रहे हूँ, आधे सो रहे हूँ, आधे कामों में मशगूल हूँ, आधे घूम फिर रहे हूँ. ऐसी टीचिंग नहीं होती, वन साइडेड नहीं है. आपकी इंटरेक्शन जो है वो चाहिए होती है और आप में से चंद स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से इंटरेक्ट कर भी रहे हैं, मुझे उनकी समझ भी आ रही है. सो टीचिंग इज नॉट ए वन साइडेड, कभी भी नहीं होती. टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. जहाँ वन साइडेड नहीं है वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी नहीं है. मैं ही हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ मेरे अलावा कोई और नहीं जान सकता और मैं ही जो कुछ बताऊंगा वही सही बताऊंगा और कोई नहीं बता सकता. मेरे तालिब इल्म जो है वो निकम्मे हैं, नाइल हैं, उनको कुछ नहीं आता. नहीं, that always depends upon others also. others में आपके पास जो अदर सोर्सेज हैं, अदर्स में आपके पास अदर आपके जो कुलीग्स हैं, अदर्स में आपके स्टूडेंट्स हैं. सो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है. टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी. ऑफ कोर्स विदाउट प्लानिंग यू कांट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग बहुत अहम है. प्लानिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते. प्लानिंग इज दैट इज व्हाट इज थिंकिंग इन एडवांस. अगर आपने क्लास में जाना है तो आपको पहले से सोचना है कुछ कि मैंने क्लास में जाके क्या करना है. सो प्लानिंग के ऊपर भी कल हम बात करेंगे डिटेल में. सो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है. डायग्नोस्टिक, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों के अंदर क्या इश्यूज हैं. सो डायग्नोस्टिक, सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द लर्नर को आइडेंटिफाई करना है. डायग्नोस्टिक में क्या होता है, टीचर अपने तलबा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखता है और फिर उनके मुताबिक रेमेडी भी पेश करता है, कैसे उनको हल करना है. टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. टीचिंग है ही आर्ट और जब आर्ट है तो आर्ट के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सबसे अहम है. जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है वहाँ पे फिर टीचिंग भी नहीं हो पाती.
टीचिंग है ही कम्युनिकेशन का नाम, जिसमें वर्बल भी है और जिसमें नॉन वर्बल भी है। ये नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से है, ये भी नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स डोमिनेट करती हैं, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। इसी तरह से गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है, आपकी बातों को भी मैं एंडोर्स करूंगा, आपकी बातों को भी मैं सुनूंगा, आपकी बातों को भी मैं देखूंगा। आपकी बातें जितनी ज्यादा मेरे साथ शेयर होंगी उतना ही मैं उसको लेके आगे चलूंगा। सो टीचिंग causes मोटिवेशन, ऑफ कोर्स ए गुड टीचर इज ए गुड मोटिवेटर आल्सो। टीचर की ये इफेक्टिव टीचर की क्वालिटीज के अंदर भी है, और टीचिंग स्टार्ट ही जो सेट इंडक्शन है उसमें इन चीज़ों से होता है। ये मोटिवेशन किस तरह से हम कर सकते हैं इसके ऊपर भी बाद में बात होगी। एंड टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। टीचिंग जो है ये प्रोफेशनल एक एक्टिविटी है, प्रोफेशनल जॉब है। ये ऐसे ही शोबा अख्तियार नहीं किया जाने वाला। दैट इज एक्चुअली द प्रोफेशन विच एक्चुअली डेवलप्स अदर प्रोफेशंस। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो दूसरे प्रोफेशंस बनाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। और बेस्ट क्या, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द प्रॉफिट्स। इवन अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है, अगर हम इस दुनिया में देखें कायनात का वजूद आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ने तख्लीक किया, तो सबसे पहला काम अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक के बाद जो किया कि अल्लाह ने खुद टीचर बन के आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। तो इस कायनात का सबसे मुअल्लिम अव्वल अल्लाह ताला ठहरे और शागिर्द अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ठहरे। सो अल्लाह ने उस चीज़ को स्टार्ट किया और फिर वही आगे अपने पैगंबरों के को तक पहुंचाया, और पैगंबरों ने भी जो टीचिंग है इसको ही सबसे बेहतर अपने लिए पेशा जो है वो समझा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि आना बेस्तो मुअल्लम, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। सो ये प्रोफेशनल इन करैक्टर, ये एक ऐसा शोबा है। इसके फंक्शंस डायग्नोस्टिक है, अभी हमने बात की। डायग्नोस्टिक होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, एवेल्युएटिव होता है। तीनों बड़े अहम इसके फंक्शंस हैं। जब हम तदरीस की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक जिसमें आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हो, प्रिस्क्रिप्टिव जिसमें आप रेमेडी देते हो, और वैल्यूएटिव जिसमें वैल्यूएशन जो है वो आपको फीडबैक मिलती है। सो डायग्नोस्टिक एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे किस तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स, educational objectives, content, instructional material and environment, his own potential and capabilities. That is what actually where the students are, and where they should be. ये डायग्नोस्टिक के अंदर है। ये तमाम बातें जो है यहाँ हो रही हैं। इनिशियल पोटेंशियल क्या है इस तालिब इल्मों का, उनका एंटरिंग बिहेवियर क्या है, उनके मकासद क्या है, उनके पास कंटेंट, इंस्ट्रक्शन मटीरियल और एनवायरनमेंट उनको किस तरह से है, उनके पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज कौन सी हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डायग्नोस्टिक के अंदर, और टीचिंग में सबसे पहले जो है ये डायग्नोस्टिक अंदाज में होता है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव होता है, रेमेडीज देनी है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू प्रॉपर सीक्वेंस। टीचिंग के जरिए से हम कंटेंट को, अप्रोप्रिएट कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। अभी मेरी आप ये प्रेजेंटेशन देखोगे कि इसमें स्टार्ट से एंड तक हम एक सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जाएंगे, और कंटेंट को मैंने एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मे भी किताब के अंदर आपको इस तरह से ना मिले, मे भी कुछ और भी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही हूँ, बट वो इस तरह से नहीं होंगी, आपको फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा। सिलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग टेक्निक, स्ट्रेटजीज और फीडबैक डिवाइसेस इन व्यू ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स। ये रेमेडीज हो रही हैं अभी सारी कि बच्चों के लिए तमाम मुख्तलिफ तरह के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हमले हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ आपको टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है। सीकिंग एसेंशियल कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर ए पर्पसफुल इंटरेक्शन। सो ये प्रिस्क्रिप्टिव अंदाज में हो रहा है। और द थर्ड वन इज एवेल्युएटिव है, रियलाइजेशन
of the stipulated objectives. कैसे पता चलेगा realization of stipulated objectives? जब आप feedback लोगे, जब आप देखोगे कि मेरे objectives हासिल हुए हैं कि नहीं हुए. So various evaluation devices in the form of tests, observations, interviews, rating scales, inventories and unstructured projective techniques are help in exercising evaluative functions. हम evaluation कई तरह से कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर के जरिए से कर सकते हैं, टेस्ट के जरिए से कर सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, बच्चों के इंटरव्यू लेके कर सकते हैं, बच्चों को रेटिंग स्केल देके पता चल सकते हैं, इन्वेंटरीज और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के जरिए से. ये सारी डिफरेंट एवेल्यूएटिव टेक्निक्स हैं जो टीचर जो है वो कर सकता है, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हुए हैं कि नहीं हुए. So failure in realization of objectives is essentially a failure in prescriptive or diagnostic function. कैसे पता चलेगा कि हमारा ये फेल क्यों हो गया? अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं कि हमारे हासिल नहीं हुए, is essentially a failure in prescriptive and diagnostic function. क्यों हमें हासिल नहीं होते? क्योंकि हम बेहतर तौर पर तलबा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डायग्नोज ही नहीं कर पाते. सो जब आपने बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डायग्नोज नहीं किया तो फिर आप उसके लिए प्रॉपर जो है टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज ही अडॉप्ट नहीं कर पाते. जब वो नहीं अडॉप्ट कर पाते तो फिर आपके स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके हासिल नहीं होते. सो वैल्यूएशन में हम रियलाइजेशन ऑफ स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं इस चीज को देखने के लिए कि क्या हमारा डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्टिव सही हुआ है एंड स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव. ये भी तो देखना है कि सारे सो तो नहीं गए. ऐसा ना हो कि टीचर बोलता रहा है, टीचर जो है वो 120 मिनट्स बोलता रहा है और तालिब इल्म तो सारे सोए हुए थे, सबने नाश्ता किया, हलवा पूड़ी ज्यादा खा ली और हलवा पूड़ी खाने के बाद जो है वो ख्वाब खरगोश हो गए. ये चीज भी तो देखनी है कि वेदर दे आर एक्टिव और नॉट, और मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह जाग रहे हैं. 3 चीजें कल के ऊपर हम बात करेंगे. व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवैल्यूएट. आपकी कामयाबी का इन्हिसार हाउ टू इवैल्यूएट के ऊपर है. आपको तब जाके पता चलता है कि मेरा लेसन जो है वो कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम हुआ. सो ये चीज आपको देखनी है. इसके अलावा भी कुछ जनरल फंक्शंस हैं. क्रिएटिव लर्निंग सिचुएशन है, ये क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू लर्न, डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग करिकुलर मटेरियल, एक्सप्लेन एंड इन्फॉर्म, इनिशिएशन, डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी जो फंक्शंस के अंदर हैं और इनको हम बार बार अभी जनरल मेथड टू टीचिंग के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहेंगे. चंद बातें जो हैं ये अगेन भी डिस्कस होंगी. सो टीचर इस तमाम के अंदर क्या है? सो टीचर इज ए पर्सन हु फैसिलिटेट्स एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल. टीचर एक ऐसा फर्द है कि जो इस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के अंदर लर्नर को फैसिलिटेट करता है. फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेशन कैसे है कि तालिब इल्म को प्रॉब्लम है, तालिब इल्म अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, टीचर का काम उसकी प्रॉब्लम को हल करना है. सो फैसिलिटेट्स, ये आपने वर्ड अक्सर सुना होगा फैसिलिटेशन का. फैसिलिटेशन में क्या होता है, हमेशा तालिब इल्म आता है सवाल लेकर. तालिब इल्म हमेशा सवाल लेकर आता है और टीचर उस सवाल का जवाब देता है. तो ऐसी सूरत में फैसिलिटेशन होती है. ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ आपकी अभी वर्कशॉप शुरू हो रही थी, वर्कशॉप शुरू होने के दौरान आपको पता चला नहीं जी इसके लिए ये तो ऑनलाइन होनी है, ऑनलाइन होने के लिए क्या करना है जी, हमें तो नेट चाहिए. सो आपकी जरूरत है नेट. तो आपने उस नेट की फैसिलिटी को लेने के लिए क्या किया, आप किसी ना किसी जगह गए. अगर किसी ने वाईफाई लगवाया तो वो पीटीसीएल के पास गया, पीटीसीएल वालों को एप्लीकेशन दी कि मुझे वाईफाई का कनेक्शन चाहिए. सो पीटीसीएल वालों ने, जब आप गए हैं तो उन्होंने घर में फैसिलिटी दी है. अगर आप गए ही नहीं तो वो फैसिलिटी आपको नहीं देंगे.
وہ کو گھر میں ایسے گھر کے آگے ہر گھر میں آ کے بیل نہیں بجائیں گے جی ٹیلی فون کنیکشن لے لو، ٹیلی فون کنیکشن لے لو، ٹیلی فون کنیکشن لے لو. نہیں، آپ کو فیسلٹی چاہیے تو آپ پی ٹی سی ایل والوں کے پاس جاؤ گے. آپ کو فیسلٹی چاہیے آپ جیز والوں کے پاس جاؤ گے. آپ کو ٹیلی فون کی فیسلٹی چاہیے، یو وانٹ ٹو ہیو سم سم، تو آپ کسی نہ کسی جیز، ٹیلی نار، یو فون، موبلنک، وارد، ان کی کسی نہ کسی فرنچائز پر جاؤ گے، وہاں ان سے کہو گے جی مجھے سم چاہیے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے بایو میٹرک کروائیں ہم آپ کو سم دے دیتے. دیٹ یو ریکوائر فیسلٹی آف سم، تو اس کے لیے آپ کو جانا ہے اور آپ کو وہ فیسلٹی ملے گی. سو یہی صورتحال طالب علم اور ٹیچر کے درمیان میں ہے. طالب علم لرن کرنا چاہتا ہے، لرن کرنے کے لیے فیسلٹی اویلیبل ہے ان دی فارم آف اے ٹیچر، تو اس کے لیے طالب علم کو ٹیچر کے پاس جانا ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی پلیز بتا دو، تو ٹیچر ول ورک ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ٹیچر اس کو بتائے گا. ہمارے ہاں آج کل ویسے الٹ ہو گیا ہوا ہے، ہم نے اس سارے کو الٹ کر لیا. ہم کہتے ہیں استاد پڑھائے، استاد نہیں جی پڑھاتا، جی میرے بچے کو استاد نہیں پڑھاتا، جی میرا بچہ تو لائق تھا، ٹیچر ہی نہیں اس کو پڑھا رہا. نہیں، یہ سلسلہ ہی ہم نے الٹ، سوچ ہی ہم نے الٹ رکھ لی ہوئی ہے. کس کو چاہیے؟ وہ طالب علم کو چاہیے. طالب علم جائے گا تو استاد بتائے گا، اگر طالب علم جائے گا ہی نہیں تو استاد کیسے پڑھائے گا؟ ہم سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ ٹیچر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ سارے کا سارا بلیم وہیں پہ طالب علم کے اوپر ہی آتا ہے. جس کو چاہیے وہ اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو ہاؤ ٹیچر از ایبل ٹو ٹیچ دیم unless and until students is not ready to learn. ٹیچر کیا کرے؟ یہ لمبی ڈبیٹ ہے، میں بھی آپ میں سے اکثر اس کے ساتھ یا بعض اس کے ساتھ اتفاق نہ بھی کرے، بٹ میرے نزدیک یہی سلسلہ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ طالب علم نے سیکھنا ہے، طالب علم کو سیکھنے کے لیے تیار ہونا ہے. ہاں ٹیچر ماحول کریٹ کر سکتا ہے، ٹیچر بتا سکتا ہے، انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے. انوائرمنٹ کریٹ نہ کرنے کا قصوروار ٹیچر ہے، بٹ ونس دی انوائرمنٹ از کریٹڈ پھر سارا کا سارا طالب علم کے اوپر ہے. سو ٹیچر از اے پرسن ہو ہیلپس پیپل ٹو لرن. بالکل وہی ایسا آدمی ہے کہ جو لوگوں کو سکھاتا ہے. ٹیچر آفن ورکس ان کلاس روم اینڈ ٹیچر از سم ون ہو ہیلپ ادرز لرن نیو تھنگس. یہ ساری باتیں ہم ٹیچر کے لیے جو کرتے ہیں، یہ ٹیچر کے اوپر جب بات ہوتی ہے. پروفیشنل ٹیچر کون ہے؟ پھر ہم نے ٹیچر کو دیکھا، اور پھر پروفیشنل ٹیچر کون سا ہوگا؟ پروفیشنل ٹیچر ایسے ٹیچرز ہوں گے کہ جو پریزنٹ کرتے ہیں دی بیسٹ ان پروفیشن. اگر انہوں نے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اپنے اس پروفیشن کے اندر وہ اپنے بیسٹ سے بیسٹ ان پٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر ہائیسٹ سٹینڈرڈ آف بیسٹ پریکٹس جو ہے اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں. سیٹ دی ہائیسٹ سٹینڈرڈ فار بیسٹ پریکٹسز. ٹیچر کون سا ہے؟ پروفیشنل ٹیچر کون سا ہے کہ جو اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنے مفاد کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھے، بچوں کے مفاد کو اہمیت دے. دیٹ از واٹ دی پروفیشنل ٹیچر از. جو اپنے فائدے کو، اپنے بینیفٹس کو سائڈ پہ رکھے اور اپنے طلباء کے بینیفٹس کو زیادہ اہمیت دے. ہی از سیڈ ٹو بی دی پروفیشنل ٹیچر. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ فار بیسٹ پریکٹسز ان کو وہ سیٹ بھی کرے. وہ اس کے سامنے مقصد جو ہے وہ پیسہ نہ ہو، اس کے سامنے بچوں کی لرننگ ہو. میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں نے جوائن کر لیا، ٹھیک ہے جی جوائن ہو گیا، 5 منٹ پڑھاتا، 10 منٹ جو ہے وہ بریک کرتا، پھر 10 منٹ پڑھاتا، 15 منٹ بریک کرتا. بریک بھی درمیان میں ہم کریں گے تھوڑی بہت، بٹ ایسے ہی کر کے میں کہتا جی میں نے تو جوائن کر لیا ہے، جوائن سسٹم نے میری اٹینڈنس لگا دی ہے، 2 گھنٹے بس ایسے ہی ٹرکاتے ہیں، پیسے تو مجھے مل ہی جانے ہیں. نہیں، مجھے اپنے اس ٹائم کو، ان پیسوں کو حلال کر کے بھی کھانا ہے. سو ٹیچر کیا ہوگا؟ جو اپنی ان ذمہ داریوں کو پروفیشنل ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سیٹ دی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ فار بیسٹ پریکٹسز، اور بیسٹ اپنا پیش کرنے کی کوشش بھی کرے گا.
سو یہ پروفیشنل ٹیچر کی ہم بات کر رہے ہیں. سو بینگ اے پروفیشنل مینس teaching to the highest standard and building a relationship amongst the whole school community. So professional teacher کو جب ہم دیکھیں گے وہ کون ہوگا, وہ ایسا فرد ہے, ایسا شخص ہے کہ جو اپنے پروفیشن کو اختیار کرتے ہوئے پڑھاتا ہے, who teaches as their profession. So جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کو ہی اپنا پروفیشن سمجھتا ہے. سو پروفیشنل ٹیچر کون ہوگا, جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کو ہی اپنا پروفیشن سمجھتا ہے. اینڈ دے آر ایجوکیٹڈ اسپیسیفکلی ان میتھڈز آف ٹیچنگ اینڈ دے ہولڈ اے سرٹیفکیشن. میتھڈ آف ٹیچنگ جس کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ مائی اسٹوڈینٹس, جس طرح کے میرے اسٹوڈینٹ ہیں ان کو میں نے کس طرح سے پڑھانا ہے. میرے اگر ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے میں نے ماسٹرز لیول کا کانٹینٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے, اور اگر چھوٹے لیول کے ہیں ان کے لیے لو لیول کا کرنا ہے. سو افیکٹو ٹیچر کون ہوگا؟ افیکٹو ٹیچر جو ہے وہ ایسا ایجوکیٹر ہے who is always looking to excel in their field. افیکٹو ٹیچر ہمیشہ ریفلیکٹیو انداز میں سوچتا رہتا ہے. افیکٹو ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ ریفلیکٹیو انداز میں, ریفلیکٹیو کیا ہے, ریفلیکشن کے ذریعے سے ٹیچر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. He look upon his yesterday's session اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا اس میں جو ویکنیسز تھیں, کیا اس کی اسٹرینگتھ تھیں, ان ویکنیسز کو ریموو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے سبق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. سو آلویز looking to excel in the field, wants to provide the best education to their students and has a flexible and positive attitude. یہ ساری چیزیں جب ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے اندر لے کر آئے گا, then he or she will become an effective teacher. So a master teacher is one who wants to share the passion of teaching with others. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم افیکٹو ٹیچر بنے, سو افیکٹو ٹیچنگ کے لیے چند باتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے. لائک ہیو اے پیشن فار ٹیچنگ اسٹوڈینٹس, اس کو پیشنیٹ ہونا چاہیے, ٹیچر کو پیشنیٹ ہونا چاہیے, ٹیچر کو اپنے طلباء کو پڑھانے کا پیشن ہونا چاہیے. So in order to be effective master teacher and excel in education, you must love what you do. آپ کو اپنی ٹیچنگ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ کو اپنی اس ٹیچنگ کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں, بلکہ آپ کو اس کو ایز اے ریلیجیس رسپانسبلٹی آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. سو everyone has good or bad days at their job, and this passion for teaching must extend to both students and fellow teachers. And so passionate hona hai. Set realistic expectations for your students. ٹیچر جو ہوگا, جو افیکٹو ٹیچر ہوگا, وہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز, اس کی جو خواہشات ہوں گی وہ بڑی جائز اور حقیقت پر مبنی ہوں گی. وہ انڈیو جو ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا. سو لرننگ ان اینی کیپیسٹی شوڈ بی چیلنجنگ, بٹ اٹ از امپارٹینٹ ٹو ہیو بیلنس ان یور ٹیچنگ اینڈ سیٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز فار ایوری اسٹوڈنٹ. اسی طرح سے ایجوکیٹ یور سیلف ہے. افیکٹو ٹیچر کون ہوگا کہ جو اپنی ٹیچنگ کو, اپنے آپ کو بھی امپروو کرتا رہے گا. سو the fourth point of effective teacher is to inspire your students and peers. So if you want to be master teacher, show that passion to your students and your peers also. So passion کی بنیاد پہ آپ اپنے طلباء کو بھی انسپائر کر سکو گے. Give your dream and outward acknowledgement will push you to achieve this personal goal also. Then the fifth one is be confident. کانفیڈینس ہونا جو ہے وہ بڑی اہم ایک کریکٹرسٹک ہے کسی بھی افیکٹو ٹیچر میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں 3 C's جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کانفیڈنٹ, کریکٹر اینڈ کمپیٹنس, یا دوسرے لفظوں میں کمپیٹنس, کریکٹر اینڈ کانفیڈنس, تینوں C's ہیں.
सो कॉम्पिटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, कंपिटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सो एज टू कॉन्फिडेंस का और करेक्टर का भी। इन योर एक्सपीरियंस एंड एक्नॉलेज एज समवन who will be teaching others, a master teacher must be confident in their own education and experience also. And you have earned it. So use what you have learned to help others understand what you are teaching them. So confidence जो है एक बड़ा अहम जो पॉइंट है, एक अहम करेक्टरिस्टिक है किसी भी टीचर के इफेक्टिव होने में. Then get creative while being effective. So creativity भी टीचर की characteristics में, effective टीचर की characteristics में, teacher has a great responsibility to teach and sometimes create also. Create a curriculum. Get creative to help your students understand what you are teaching. So creativity effective होने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है and stand out as a leader in your field. ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी टीचर के अंदर मौजूद होंगी तो वो इफेक्टिव टीचर के तौर पर हमारे सामने आएगा. वेदर यू वांट टू अर्न अनदर एजुकेशन डिग्री, यू वांट टू गेट promoted within the school system, or you want to pitch an idea to the school you teach at. So step up and be a leader. Keep educating yourself and build your experience. So being a leader, leadership qualities जो है वो होना किसी भी टीचर के लिए बड़ी अहम है. Be responsible, another important disposition जो effective टीचर के अंदर है, along with following your school and state's ethical requirements. Acknowledge that all teachers hold an elevated level of responsibility. फर्ज जो है फ्राइज से सही तरीके से ओहदा बरा होना, ये एक इफेक्टिव टीचर की करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ये इफेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 3 बुनियादी व्यूज हैं. पहला जो है वो स्टाइल व्यू है, फिर आउटकम अप्रोच है, एंड थर्ड वन इज इंक्वायरी अप्रोच. तीनों के नाम जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि ये अप्रोच किस तरह से वर्कआउट करती है. स्टाइल व्यू क्या है? कॉमन व्यू ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस विच फोकसेस ऑन हाउ टीचर्स टीच. टीचर की टीचिंग और टीचर की टीचिंग की इफेक्टिवनेस को ये देख रहा होता है स्टाइल व्यू. ए कॉमन व्यू ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस विच फोकसेस ऑन हाउ टीचर्स टीच. दूसरी है वो आउटकम अप्रोच है. आउटकम अप्रोच का तल्लक जो है वो टीचर्स की हाउ टू टीच से हटके स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ऊपर बेस करती है. इससे कॉमन व्यू ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस विच फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स रिजल्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ टीचर इज टीचिंग, एंड टीचर इज टीचिंग इन डिफरेंट वेज, लाइक कुछ ऑटोक्रेटिक स्टाइल में है, कुछ डेमोक्रेटिक स्टाइल में है, कुछ लेजर फेयर में है. बट वहीं पे ये आउटकम अप्रोच के अंदर, जिसको आजकल ये आइडिया जो है वो बड़ा प्रोपोगेट भी होता है और ये बड़ा सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर यूज भी किया जाता है, जिसको ओबी कहते हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन. सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन में effectiveness of the teaching is actually viewed in response to students results. तलबा किस तरह से रिजल्ट्स पेश करते हैं उसको सामने रखते हुए हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस को देखते हैं. एंड द थर्ड वन इज इंक्वायरी अप्रोच, जिसके अंदर हम स्टाइल और आउटकम दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए विद आस्किंग क्वेश्चंस या क्वेश्चन इंक्वायरी बेस्ड फ्रेमवर्क के अंदर उसको डालते हुए हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस को देखते हैं. Whether style view is the best one or the outcome approach is the best one, दोनों को incorporate करते हैं. So an alternative view of teaching effectiveness that incorporates style and outcomes with an inquiry based framework. तो ऐसे व्यू को हम कहते हैं कि ये इंक्वायरी अप्रोच की हामल एक इफेक्टिव टीचिंग है. सो ये टीचिंग की इफेक्टिवनेस को आप स्टाइल व्यू को क्या है, टीचिंग इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट द टीचर डज. So following statement illustrates that this view of teaching effectiveness किस तरह से स्टाइल व्यू के अंदर क्या होता है, टीचर डिस्प्लेज वार्मथ, टीचर अपनी गर्मजोशी का मुजाहरा करता है. टीचर जो है इफेक्टिव टीचर जो है वो इंथुसियास्टिक होके पढ़ा रहा होता है, गर्मजोशी से पढ़ा रहा होता है, तलबा की तरफ गर्मजोशी जाहिर कर रहा होता है.
फिर enthusiastic होके पढ़ा रहा होता है. Effective teacher provide an overview at the start of teaching something new. What to teach, ये start पे ही बता देता है. So effective teacher provides an overview at the start of teaching something new. Then effective teacher minimize the amount of time they are teaching the whole class from the front. Direct instruction जो है. फिर effective teacher facilitate the giant construction of knowledge through teacher student and students conversation. अब स्टाइल अप्रोच के अंदर टीचर फैसिलिटेशन का रोल प्ले करता है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, और जाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है. टीचर जो है वो तलबा से भी सीखता है और तलबा से भी सीखते हैं. Effective teachers use teaching techniques and approaches that research has shown to be effective. So different research techniques जो हैं, like कौन सा मेथड बेहतर होगा, लेक्चर मेथड बेहतर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, डिस्कशन है, कौन से मेथड से बेहतर तौर पर पढ़ाया जाता है, ये स्टाइल व्यू के अंदर जो है वो डिटर्मिन किया जाता है. दूसरी जो है वो आउटकम अप्रोच है, जिसके अंदर टीचिंग इफेक्टिवनेस इज डिटर्मिन्ड बाय स्टूडेंट्स रिजल्ट्स. यहाँ तलबा के रिजल्ट्स को देखा जाता है. So following statements illustrates this view of teaching effectiveness. So teaching effectiveness is determined by what students achieve. तलबा ने क्या हासिल किया, तलबा ने क्या सीखा, तलबा के क्या रिजल्ट्स हैं, इनको सामने रखते हुए इफेक्टिवनेस टीचिंग डिटरमिन की जाती है. और comparative effectiveness of teacher is best determined by comparing the achievement of the students they teach. And the third one is that comparative effectiveness of teachers is best determined by comparing the added value they contribute to the achievement of the students they teach. So तीनों पॉइंट्स को अगर आप देखते हैं तो इसमें टीचिंग इफेक्टिवनेस को स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को सामने रखते हुए देखा जाता है, क्या तलबा को पढ़ाया और क्या तलबा ने अचीव किया. सो अचीवमेंट जो है, ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स जो हैं, दैट दीज आर द फोकस पॉइंट इन आउटकम बेस्ड अप्रोच. सो इफेक्टिव टीचर कॉज स्टूडेंट्स टू लर्न. Thus, high students' achievement can be attributed to effective teaching. अगर तलबा ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो इसका मतलब है टीचिंग इफेक्टिव हो रही है, और अगर तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि इनइफेक्टिव टीचिंग जो है वो हुई है. और तीसरी जो है इंक्वायरी अप्रोच है. So teaching effectiveness is determined by the quality of inquiry into the relationship between teacher action and students learning. जो दोनों स्टाइल अप्रोच है और आउटकम बेस्ड अप्रोच है, इन दोनों के रिलेशनशिप को देखा जाता है विद द क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चंस के जरिए से. सो इफेक्टिव टीचर्स इंक्वायर इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे डू, दैट इज द स्टाइल अप्रोच, एंड व्हाट हैपेंस फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट द आउटकम्स. सो इफेक्टिव टीचर्स डू मोर देन सिंपली इंक्वायर. रिफ्लेक्शन जो है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस के जरिए से अपनी आपको बेहतर करना, अपनी टीचर को बेहतर करना. सो दे टेक एक्शंस इन रिलेशंस टू what they are doing in classroom to improve the outcomes for students and continue to inquire into the value of these interventions. So इंक्वायरी के जरिए से अपनी टीचर को वो बेहतर से बेहतर करते हैं और इफेक्टिव से इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं. Thus effective teaching is more than style and it is more than outcome. So it is the continual interrogation of the relationship between these two dimensions with the aim of enhancing students' achievement. तलबा की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए टीचर जो है वो इंक्वायरी अप्रोच के ज़रिए से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है. सो क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग कौन सी हो सकती है? प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी है, असेसमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनलिज्म है. ये तमाम चीज़ें जब किसी भी टीचिंग के अंदर वकूअ पज़ीर हो रही होंगी तो ऐसी टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव कहलाएगी, जिसमें टीचर जो है उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगा, टीचर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के साथ आ रहा होगा, उसकी इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी एक ख़ास सीक्वेंस में होगी, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जा रही होगी. वैल्यूएशन जो है, असेसमेंट वो प्रॉपर उसमें कर रहा होगा, whether he is going to achieve or he has achieved his objectives or not. लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर तौर पर बच्चों को देगा, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसको हम आगे देखेंगे भी. और प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर वो
جو افیکٹو ٹیچر کی ڈسپوزیشنز موجود ہوں گی تو اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. سو افیکٹونیس کیا ہے؟ بڑا ایلوسیو کانسیپٹ ہے افیکٹونیس کا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس ٹاسک آف ٹیچنگ ہے جب ہم افیکٹونیس کی بات کریں. ریسرچر نے ڈیفائن کیا ہے کہ ٹیچر افیکٹونیس جو ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیکھا جاتا ہے. واٹ دی اسٹوڈنٹس ہیو اچیوڈ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم افیکٹونیس کو میئر کرتے ہیں. سو ایز اے ٹیچر انفلوئنسز فار ریچنگ اٹ از چیلنجنگ ٹو ڈیفائن what outcomes might demonstrate effectiveness and how those outcomes should be measured. تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم effectiveness کو کس طرح سے میئر کریں, but one thing is that it is always measured in terms of students achievement. So effective teaching جس میں warm environment ہم کریٹ کرتے ہیں, interactive methods یوز ہوتے ہیں, build thinking skills ہوتی ہیں, plenty of activations ہوتی ہیں, apply in practice and review and celebrate. ایسی صورت میں جو ٹیچنگ ہے وہ افیکٹو ہوگی. ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں. ریویو اینڈ سیلیبریٹ کیا ہوگا؟ allow learners to self evaluate their grasp of the knowledge. So طلباء کو آپ اجازت دیں کہ وہ سیلف ایویلویٹ کریں انہوں نے کیا سیکھا, where they want to be and where they are, وہ کہاں ہیں اور کہاں وہ جانا چاہتے ہیں, وہ اس چیز کو ریویو کریں. پھر وارم انوائرمنٹ ہے, چلڈرن لرنز بیسٹ ان فن ریلیکسڈ اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ. جتنا اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ہوگا اتنے بچے جو ہیں وہ بہتر طور پر سیکھیں گے. کلرفل پوسٹرز کے ذریعے سے ہائی لائٹنگ کی کانسیپٹس ٹو سیٹ موڈ آف دی لیسن ہم کر سکتے ہیں. کلرفل پوسٹرز بچوں کو دکھا کے. انٹریکٹیو میتھڈ یوز کریں. انٹریکٹیو میتھڈ کون سے ہوں گے؟ ہم اس کے لیے بھی برائٹ پوسٹرز یوز کر سکتے ہیں. بچوں کی جو آرٹری ہے, اسٹیمولیٹ آرٹری لرنرز ود میوزک, انکرج انٹرڈیپینڈنٹ work by asking the learners to participate in discussion and group work etc. So group work جہاں پہ ایک طلبہ دوسرے طلبہ کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ کرے. پھر build thinking skills ہیں. thinking games ہم یوز کر سکتے ہیں. mind games as a means to synthesize information and make learning a fun engaging experience, جس کے لیے we can use maps and ask learners to think critically about topics. So use think maps جس کے ذریعے سے بچے جو ہیں ان کو سوچنے پر ہم لا سکتے ہیں. plenty of activations ہیں. activate learning through using games as a means of learning and gaining information. So use multiple forms of stimuli such as dramatic performance and making artworks and asking your learners to teach the topic being taught and apply it in practice also. So apply knowledge learned to a real life situation in order to create purposeful learning. Utilitarian approach کا حامل کانٹینٹ ہے وہ بچوں کو دیں اور پھر جو چیز بھی ان کو بتائیں پڑھائیں ان کو وہ اپنی ریئل لائف سچویشن کے اندر جو ہے وہ پریکٹس بھی کر سکیں. اور یہ سارا کچھ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ چاہیے. کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ ایسا کلاس روم انوائرمنٹ ہوگا کہ جس میں لرننگ جو ہے وہ ایفیشینٹلی ہو رہی ہو. کلاہر نے کہا تھا دی بیسٹ کلاس روم انوائرمنٹ از ون دیٹ ریزلٹس ان ایفیشینٹ لرننگ. سو ایفیشینٹ لرننگ کے لیے ہمیں کلاس روم انوائرمنٹ چاہیے. کلاس روم انوائرمنٹ میں کیا ہوگا؟ کلاس روم ایٹماسفیئر ہے بیکمز کنڈیوسیو ٹو لرننگ وین ٹیچر بفور پلاننگ teaching analyzes the behavior of each student of the class. So وہ کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم فزیکل انوائرمنٹ بھی کلاس کا بہتر کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل انوائرمنٹ بھی ہم بہتر کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں ہم کلاس روم انوائرمنٹ کو بہتر کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر طور پر سیکھ سکیں. وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ What are the principles for conducive classroom? A teaching principle: keep students motivated. اپنے طلباء کو موٹیویٹ رکھو. by keeping the students motivated in learning, the teacher set the stage for creating positive classroom environment. So students کی موٹیویشن جو ہے یہ بڑی
اہم ہے، اس سے کلاس روم انوائرمنٹ پازیٹیو رہتا ہے. سو میٹ بیسک نیڈس. بیسک نیڈس کون سی ہوں گی؟ ٹیچرز مسٹ ٹرائی ٹو میٹ اسٹوڈینٹس بیسک ایز ویل ایز ایج ریلیٹڈ نیڈس. کمفرٹ ہے، سیف ہے، ویلکم ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل ہے اور ویلیوڈ ہے. بچوں کو یہ ساری چیزوں کا احساس دلائیں کہ دے آر فزیکلی کمفرٹیبل، دے آر سیف، دے آر ویلکمڈ، دے آر سوشلی ایکسیپٹیبل، دے آر ویلیوڈ پرسن. ادروائز دے more likely to face learning difficulties and involved in disruptive actions. اگر آپ ان کو اس چیز کا احساس نہیں دلاتے کہ ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو کمفرٹ دیا جا رہا ہے. سو ٹیچرز مسٹ ٹرائی ٹو میٹ اسٹوڈینٹس بیسک ایز ویل ایز دی ایج ریلیٹڈ نیڈس. دین ایکسرسائز ماڈریٹ ڈگری آف کنٹرول. بہت سختی بھی نہیں کرنی اور بہت نرمی بھی نہیں کرنی. So the teachers of class control must be moderate. Students' learning is great in classroom where teachers exercise neither too much nor too less control. So نہ سختی ہے نہ نرمی ہے. Moderate degree of control رکھنا ہے and empower the students also. Make them responsible for their own learning through group and individual learning activities. بچوں کو احساس دینا ہے کہ سارا کچھ آپ کے لیے ہی ہے، سارا کچھ آپ کی وجہ سے یہ میدان سجا ہوا ہے. سو ان کو رسپانسبلٹی کا احساس دلانا ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں تو سیکھنے کے لیے ہیں. وہ گروپ کی صورت میں بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ انڈیویجول بھی سیکھ سکتے ہیں. سو دیٹ دے الٹیمیٹلی بیکم انڈیپینڈنٹ لرنرز. ہمارے بچے ابھی تک ڈپینڈنٹ ہی ہیں، اسی وجہ سے کلاس روم انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہوتا. سو انڈیپینڈنٹ لرنر ان کو بنانا ہے. کیپ انسٹرکشن ایٹ دی اسٹوڈینٹس لیول. Keep instruction at the students' development level so that they neither experience discouragement nor boredom. Otherwise, they might behave disruptively. So keep بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق آپ نے بچوں کو علم دینا ہے. جیسے خلدون نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بچوں کی ذہنی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پڑھانا ہے. So develop healthy and professionally sound relationship. Healthy and professionally sound. آپ کو فرینڈلی بچوں کے ساتھ ہونا ہے. سو ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ ود آل دی اسٹوڈینٹس بائی بینگ فرینڈلی ود دیم. بچوں کے نام آپ جان جاؤ. بچوں کے جب نام جان جاؤ گے تو ان کو جب ان کے اصل نام سے آپ پکارو گے تو اس سے پازیٹیو ایک ریلیشن ان کے سامنے ان کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. سو لرن دیئر نیمز اینڈ سم پازیٹیو انفارمیشن اباؤٹ ایچ ٹو گریٹ دیم. سو اس طرح سے آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا. یعنی communicate interest in all the students and show concern for each of them. The interest and concern is communicated through brief eye contact. بچوں کے ساتھ اگر آپ کی جو آئی کنٹیکٹ ہوگا، تمام بچوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور پھر ان کو جو سپورٹنگ جیسچرز اور فیشیل ایکسپریشنز ان کی طرف پاس آن کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کی اور بچوں کی کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. پھر اوائڈ لیبلنگ دا اسٹوڈینٹس. ہمارے ہاں اکثر لیبلنگ جو ہے بچوں کو برے نام رکھ دیے جاتے ہیں. سو برے ناموں سے جب بلاؤ گے تو یہ نیگیٹو ایڈجیکٹیو جو ہیں یہ بچوں کی سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. سو جہاں بچوں کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے وہیں پہ ہی لیبلنگ جو ہے وہ ٹیچر کی کوالٹی آف انٹریکشن کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ نیگیٹو ایڈجیکٹیو کا کم استعمال کرے تاکہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ برقرار رہے. اور پھر فزیکل کلوزنس جو ہے وہ اس کو انشور کرے. کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ آپ کلاس روم کے اندر روم کریں. کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ہر سائڈ پر آپ جائیں اور ہر بچے کے پاس آپ پہنچے. پھر ڈسکرائب دا بیہیویئر. ڈسکرائب دا بیہیویئر آف دی مس بیہیونگ اسٹوڈینٹ. اس کے بیہیویئر کو آپ نے بیان کرنا ہے، نہ کہ اس اسٹوڈینٹ کو کریکٹرائز کرنا ہے. اسٹوڈینٹ کا نام لیے بغیر آپ نے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنا ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ یو آر روڈ سے یور کمنٹس واز روڈ. سو بچے کو نہیں آپ نے کہنا بلکہ بچوں کے بیہیویئر کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سم آف دی اسٹوڈینٹس کمنٹس were rude.
सो किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना, बाय क्रिटिसाइजिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ही इज लेस लाइकली टू चेंज हिज बिहेवियर। अगर आप एक बच्चे को पॉइंट आउट करोगे तो वो इतनी जल्दी बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, बजाय इसके आप जो है वो बच्चे को पॉइंट आउट ना करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रूड, just say that your comments was rude. Increase the engaged time by keeping the students involved in learning tasks through wittiness, overlapping, smooth transition, and group focus. Then teach role and routines. ये younger students के लिए बहुत अहम है. So to the younger students in academic fashion with a lot of explanation, examples and practice during initial classes, आप रूल्स और रूटीन्स जो है वो बयान कर देते हैं, जैसे रोल्स एंड रूटीन्स बयान करते हैं, उसी तरह से सेट फ्यू जनरल क्लासरूम रूल्स आल्सो. So ऐसे क्लासरूम रूल्स दोज आर एप्लीकेबल टू वैरायटी ऑफ सिचुएशन एंड दीज रूल्स शुड बी डिस्प्लेड इन क्लास. मैंने जैसे आज क्लास में स्टार्ट पर ही कुछ रूल्स बयान कर दिए कि ये हमारी क्लास के रूल्स होंगे. इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब चलोगे तो फिर क्लास का जो माहौल है वो बड़ा कंड्यूसिव रहेगा. सो क्लासरूम रूल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए जाएं. देन बी असर्टिव रेदर देन पैसिव और अग्रेसिव इन इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन. apply the rule forcefully, fairly, consistently and calmly. अग्रेसिव होके नहीं, एक कंसिस्टेंट के साथ कामली आपने उनको अप्लाई करना है. अगर फोर्सफुली भी है तो वो भी फेयरली होके करना है. एंड क्रिएट बिजनेस लाइक क्लाइमेट इन द क्लासरूम, जहाँ स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड दैट दे एंड द टीचर हैव ए कॉमन शेयर्ड गोल्स. बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ और आप पढ़ने के लिए आए. सो ये पढ़ने और पढ़ाने के दोनों के जो मकासद हैं, दोनों के कॉमन शेयर्ड गोल्स हैं, उनको अचीव करना है और उनको अचीव करके हमने अपनी लर्निंग को प्रमोट करना है. सो ये जितनी भी हमने अभी बातें की ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से है. तो फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर कौन सी हो सकती हैं, उसमें पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, कुछ हमने पहले भी बयान की. ये पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत अहम है, लाइक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये इफेक्टिव टीचर के अंदर मौजूद होती हैं. ये पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर है. जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिविजुअलिटी है. बच्चों की इनफरादियत का एहसास रखता है टीचर जो है, जो इफेक्टिव टीचर है. फिर एबिलिटी टू सेंस चिल्ड्रंस इंडिविजुअल नीड्स, बच्चों की ज़रूरियात को ख्याल रखता है, बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखता है. सो इंटरपर्सनल हैं स्किल्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट है फॉर देयर इंडिविजुअलिटी, सेंस चिल्ड्रंस इंडिविजुअल नीड्स हैं, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, पेशेंट है, एनर्जेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है और रिसोर्सफुल है. इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं जो एक इफेक्टिव टीचर के अंदर मौजूद होती हैं. इसी तरह से फिर वो बच्चों के दरमियान में वार्म रिलेशनशिप और क्लोजनेस डेवलप करने वाला होता है, बच्चों के साथ भी और बच्चों के वालिदैन के साथ भी. सो द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रैपोर्ट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बच्चों के साथ भी क्लोजनेस डेवलप करता है और उनके वालिदैन के साथ भी तल्लक है, मजबूत तल्लक, ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि हमारा कोई खैर खा है और पेरेंट्स को भी पता हो कि टीचर मौजूद है जो हमारे बच्चों की बेहतर रहनुमाई कर रहा है. फिर जहाँ ये बाकी सारी हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स हैं एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये भी टीचर के अंदर, इफेक्टिव टीचर के अंदर मौजूद होता है. हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन टू वर्क है विच ऑफन impacts personal lifestyle choices. क्लियर है, प्लेजेंट स्पीकिंग वॉइस है, उसकी टीचर की आवाज बहुत प्यारी होती है. मेरी पता नहीं अभी यहाँ आपको कैसी लग रही है, बट ए क्लियर प्लेजेंट स्पीकिंग वॉइस एंड द एबिलिटी टू कन्वे कॉन्फिडेंस आल्सो. टीचर जो है खुद भी कॉन्फिडेंट है और वही कॉन्फिडेंस वो अपने बच्चों के अंदर भी कन्वे करता है. पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अपनी जो स्किल्स हैं उसकी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ये बड़ी पॉजिटिव अंदाज में है, और कोई भी इशू आता है तो उस इशू को क्लास से बाहर वो रिजॉल्व भी कर लेते हैं. एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस वेल, जितना भी प्रेशर उस प्रेशर में वो
بڑے سکون سے اور اطمینان سے پڑھاتا ہے اور اس سٹریس کو وہ اپنے چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیتا. سو یہ افیکٹو ٹیچر کی جو کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، جو پرسنل کوالٹیز کے طور پر زیادہ آتی ہیں، جس میں انٹرپرسنل اور کمیونیکیشن سکلز ہیں، پھر انٹرسٹ ان چلڈرن اینڈ رسپیکٹ ٹو دیئر انڈیویجویلٹی ہے، سینس چلڈرنز انڈیویجول نیڈز ہیں، کریٹیو، امیجنیٹو، پیشنٹ، انرجیٹک، آرگنائزڈ، ریسورسفل ہے، ریپورٹ ود چلڈرن اور پیرنٹس ہے، گڈ سینس آف ہیومر رکھنے والا ہے، لیڈرشپ اور ٹیم ورک سکلز ہوتی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ٹو ورک ہے، اسی طرح سے have a clear and present speaking voice ہے، ability to convey confidence along with positive conflict resolution skills ہیں and ability to handle stress well. پھر اور بھی کریکٹرسٹکس ہیں جس میں فیئرنیس ہے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، پرپیئرڈنیس ہے، سینس آف ہیومر ہے، کریٹیوٹی ہے، ولنگنیس ٹو ایڈمٹ مسٹیکس ہیں، فارگیونگ ہے، رسپیکٹ ہے، کمپیشن ہے، سینس آف بلانگنگ ہے. یہ تمام جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ساری کی ساری ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، اور ان میں سے کچھ پہلے بھی ڈسکس بھی ہوئی، اور ان کے ساتھ چند اور جو ہیں جو ٹیچرز کریکٹرسٹکس فرام دی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو اگر ہم دیکھیں تو انتھوزیسٹک ہے، انتھوزیسٹک جو ہے اس میں ایگزبٹ انتھوزیازم ہے، نو دی کانٹینٹ ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے، ٹیچ ایکٹیولی، کبھی بھی ٹیچر جو ہے وہ پیسیو نہیں ہوتا. سو شو اے گڈ ایٹیچیوڈ، اسٹیبلش سکسیسفل کلاس روم مینجمنٹ اینڈ پیس انسٹرکشن، ایک خاص ترتیب سے اپنی انسٹرکشن کو پیش کرتا ہے، مینٹین گڈ پیپل اسکل، کمیونیکیٹ، کویشچن افیکٹولی اور فلیکسیبل بھی ہوتا ہے. سو یہ ٹیچر کی جو ہم نے پرسنل کچھ اس کی کریکٹرسٹکس دیکھی اور کچھ اس کی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یہ ہمارا آج کا سیشن تھا جس میں ہم نے ٹیچنگ کے اوپر بات کی. ٹیچنگ کے بعد ہم نے افیکٹو ٹیچنگ کو دیکھا، اس میں افیکٹو ٹیچرز کو بھی دیکھا، ٹیچر کیا ہے اور افیکٹو ٹیچنگ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچنگ کی کے لیے جو کنڈیوسیو کلاس روم انوائرمنٹ کی بات کی، اور پھر کریکٹرسٹکس آف این افیکٹو ٹیچر یہ ہم نے دیکھا. سو تھینک یو.